आज बात करेंगे तमिलनाडु की चुनावी राजनीति की, लेकिन उससे पहले जल्दी से हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। असम के बारपेटा में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा आदिवासियों के साथ कांग्रेस ने किया अन्याय। पंजाधारियों की हार की हैट्रिक का किया दावा। केरलम और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार के रण में उतरे दिग्गज। अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। थोड़ी देर में जनता को भी संबोधन। प्रचार के लिए राहुल गांधी ने भी संभाला मोर्चा। असम चुनाव में हुई पाकिस्तान की एंट्री। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पाक से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप की मदद लेने का गंभीर आरोप। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच डीएमके और एआईएडीएमके के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन डीएमके नेता स्टालिन ने दिल्ली बनाम तमिलनाडु का नारा देकर एआईएडीएमके को घेरने की कोशिश। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके के अलावा कई बागी नेताओं ने भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भरा पर्चा। तकरीबन 4000 से ज्यादा नामांकन। और एलपीजी लेकर भारत आ रहा ग्रीन आशा, ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि। हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 9वां भारतीय जहाज। तो जैसा कि आपने पहले ही आपको हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति पर, कि तमिलनाडु में चुनावी राजनीति किस तरफ जा रही है। तो तमिलनाडु में जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर चल रहा है, और उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट इसी पर देखिए। तमिलनाडु की सियासत में हिंदी विरोध का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि शिक्षा सुधार के नाम पर हिंदी को देश भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है। 3 भाषा का फॉर्मूला एक छिपा हुआ प्रयास है। यह गहरी चिंता का विषय है और भाषाओं को थोपने का प्रयास है। स्टालिन की इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर डीएमके के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने नई शिक्षा नीति को दक्षिण भारत में हिंदी थोपने की चाल बताया। वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि नई शिक्षा नीति में हिंदी कहीं भी अनिवार्य नहीं है। ये उनकी छोटी राजनीतिक सोच है। एनईपी कहता है तमिलनाडु में तमिल भाषा में ही पढ़ाया जाए। इट्स द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट वेदर दे कैन ऑप्ट विद एनी अदर लैंग्वेज। नो हियर एनी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज imposing any language on the students. Nobody is trying to impose any language or impose Hindi on the people of Tamil Nadu. धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन इसका उदाहरण है। उन्होंने डीएमके सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के बच्चों के विकास में असली रुकावट खुद डीएमके सरकार है, क्योंकि तमिलनाडु में अच्छे स्कूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समझौता किया था, लेकिन बाद में वो खुद मुकर गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने में बाधाएं डाली जा रही हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध कोई नया मुद्दा नहीं है। 1960 के दशक से ये द्रविड़ राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या भाषा का ये मुद्दा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भारी पड़ेगा। लेकिन शायद राज्य की जनता भी डीएमके के इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं है। इनकी आदत है, उनका कुछ मुद्दा मिलता नहीं है ना, तो कुछ न कुछ मीडिया में रहने के लिए वो सब करना पड़ता है। तभी तो मीडिया में रहेगा भी मैं हूँ करके। अब कांग्रेस वाले भी ऐसे ही हैं, मुद्दा कुछ है नहीं, हार गए सब जगह। कुछ न कुछ क्रिएट करना है लड़ाई करने के लिए, मतलब सब लड़ा आपस में लड़ाने के लिए। हिंदी भाषा को लेके जो मुद्दा है ना, हर बार आप देख सकते हो, कल भी रिकॉर्ड हुआ है। हर बार जब भी इलेक्शन आता है शुरू कर देते हैं मुद्दा लेने के लिए। हर बार ऐसे होता है भाई अभी छोड़ देंगे, 1-2 महीना करेंगे, बाद में चुपचाप रह जाएंगे। एक्चुअल में 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, बट वो लोग बोलते हैं, और अगर 3 लैंग्वेज हिंदी होती है तो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं हिंदी के। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब नजरें जनता के फैसले पर हैं। क्या हिंदी का मुद्दा चुनावी समीकरण बदलेगा या फिर विकास के मुद्दे हावी रहेंगे?
तो ये रिपोर्ट आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि तमिलनाडु में चुनावी राजनीति में चल क्या रहा है। और जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था कि हमारे दो सहयोगी तमिलनाडु की जमीन पर ही मौजूद हैं। सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और हमारे सहयोगी निखिल सिंह दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय सीधे मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, ये एकाएक अंतिम दौर में दिल्ली की तरफ एमके स्टालिन ने अपना निशाना मोड़ दिया, बिल्कुल हिंदी वाली राजनीति, क्योंकि ये बात उठाती रही है डीएमके, ये बात सच है, लेकिन हमने देखा कि बीच में ये चीज इतनी नहीं सुनाई पड़ी। ये प्रचार के अंतिम दौर में इधर मोड़ने का मतलब क्या है? लाल जी, मैं आज तमिलनाडु विधानसभा के बाहर खड़ा हूं और 4 मई के बाद इस विधानसभा के अंदर कौन जाएंगे ये मुझे नहीं पता। ये जनता तय करेगी कि ये विधानसभा के अंदर कौन लोग जाएंगे जी। लेकिन जहां तक मैं पिछले 2 दिन से मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूं और मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ के लोग इस मामले में बहुत स्मार्ट है। यहाँ के लोगों के मन में क्या है और मन में उनके विचार क्या है, किस तरह के मुद्दे हैं, ये पता करना शायद यहाँ एक आपको ये एक असंभव सा काम लगता है, क्योंकि आपको कभी ऐसे लोग एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये तमिलनाडु में डीएमके की सरकार के लिए और स्टालिन के लिए ये दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु का मुद्दा क्यों बनाना पड़ा। कि 5 साल का जो डीएमके सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या इस एंटी इनकम्बेंसी में क्या एक सपोर्ट दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु उनको देता है, या फिर उनको लगता है कि तमिलनाडु में एक इमोशनल मुद्दे चाहिए जो उनको सत्ता के सीढ़ी पे चढ़ने में आसान करती है। ये इसलिए वो हिंदी विरोध का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन लाल जी, ये भूलना नहीं चाहिए कि जिसने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है, जिसने भी पीएम श्री के स्कूलों को देखा है दूसरे स्टेट में या उस स्कीम को जाना है, जिसने नवोदय विद्यालय के जो सक्सेस है उसको देखा है, वो कम से कम आज तमिलनाडु के इस तरह के विरोध को जरूर ये सवाल पूछेंगे कि पीएम श्री स्कीम जो गरीब के जो बच्चे जिस स्कूल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं जी, उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए अगर पीएम श्री स्कीम को लाया गया था, 25,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल पूरे देश में बने हैं, तो तमिलनाडु के गरीब के बच्चों को एक बढ़िया प्राइमरी स्कूल एजुकेशन क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं तमिलनाडु के गरीब के बच्चों को एक नवोदय विद्यालय का क्यों नहीं का दर्जा मिले जी? क्यों इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये तमिलनाडु में एक पार्टी का हिंदी विरोध एक एजेंडा है। इसलिए गरीब के बच्चे इन सारे बड़े बड़े स्कीम से और बड़ी योजनाओं से मरहूम हो जाएं। तो ये सारे चीज आप देखेंगे तो जनता के मन में इसका जवाब है। ठीक, जनता मन में इसका जवाब है कि पिछले 50 साल से आप अगर हिंदी विरोध को लेके सरकार में आने की कोशिश करते हैं तो डीएमके को ये बात अब इस बात को समझ में आती है कि क्या ये मुद्दा आज भी क्या इतना पॉपुलर है। अगर ये मुद्दा इतना पॉपुलर होता तो शायद डीएमके के मैनिफेस्टो में 30,000 करोड़ रुपए का अलग से फ्री बी के स्कीम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इसके पीछे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डाइवर्जन पॉलिटिक्स है। निखिल, तमिलनाडु में जो डीएमके के कई नेता, उदयनिधि स्टालिन हो, यहाँ तक कि एमके स्टालिन, ए राजा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके सनातन विरोधी बयान काफी चर्चा में रहे निखिल, और इसको लेकर के एनडीए हमलावर रही, एनडीए ने इस पर घेरा। एक तो ये मुद्दा, और भी कई मुद्दे विनोद जी भी बता रहे थे, चाहे वहां पर डीएमके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कुछ भी हो, इन सब मुद्दों से एक डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्जन के लिए, काउंटर के लिए कि सनातन का मुद्दा, तमिलनाडु की संस्कृति का मुद्दा, ये जो है इस पर क्योंकि एनडीए हमलावर है, तो ये अंतिम दौर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी का मुद्दा लेकर के फिर से डीएमके आ गई। लालचंद जी, जो विनोद जी ने बात कही, जो आपका सवाल था, उसी से आगे बढ़ते हुए मैं उसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये आखिरी दौर में आखिर स्टालिन को क्या हुआ है कि वो सीधे सीधे हेड ऑन केंद्र सरकार से ले रहे हैं। उसकी वजह एक तरह से ये भी समझी जानी चाहिए कि
कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आने लग गया है कि बीजेपी या फिर एनडीए, आप देखिए कि चाहे वो असम की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो, जहां एक बार वो अपने पैर पसार लेती है वहां जनता उसको बार बार चुनने लगती है, बार बार उनका जो चुनाव है वो जनता उनको पसंद करती है। और ये बात स्टालिन को शायद समझ में आई है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए जो अपने दलों की किटी है उसको वो बड़ा तो कर सकते हैं। पिछली बार 13 था, इस बार उन्होंने 20 कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ये घबराहट ही है, लेकिन उनको इस बात की भी घबराहट है कि जब यहाँ पर एनडीए के नेता आते हैं और वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार देंगे, हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, हमारा राष्ट्रीय फलक है, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम तेज डेवलपमेंट भी देंगे, गुणवत्तापूर्ण डेवलपमेंट भी देंगे, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो योजनाओं की शुरुआत करता है और उसका शिलान्यास भी करता है, उसका उद्घाटन भी करता है। तमिलनाडु की जनता इस देश की राजनीति से अलूफ नहीं है, वो इसको देख रही है। ये बात स्टालिन बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको ये बात पता है कि अगर ये सारी चीज़ों को हवा में नहीं उड़ाया जाएगा तो ये बात तो जनता के जहन में आ सकती है। इसीलिए वो डबल इंजन की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर इन सरकारों में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। शायद वो अपना फेस वैल्यू को दे करके लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का मॉडल झुठलाना चाहते हैं। शायद वो इन चीज़ों को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि आखिर हिंदी का मुद्दा, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि 60 के दशक से 67 में इसी मुद्दे को लेकर के एक बार डीएमके पावर में आई थी। उनको लगता है कि ये द्रविड़ का मुद्दा, जो द्रविड़ सेंटिमेंट्स हैं, जो हिंदी विरोध के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको उभारा जाए तो शायद महिलाओं की सुरक्षा की बात ना उठे, शायद मछुआरों की बात ना उठे, शायद जो भ्रष्टाचार की बात है उसको दबाया जा सके, शायद सनातन का जो विरोध हमने किया है उस पर अगर कुछ प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा तो उसको भी किया जा सकेगा। उनको ये भी लग रहा है कि ये सारा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो रहेगा उसको इन भावनात्मक मुद्दों से ही पीछे ढकेला जा सकता है। और शायद यही वजह है कि वो सीधे सीधे अब दिल्ली से हेड ऑन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर राज्य बनाम केंद्र की स्थिति है तो शायद ये चुनावों के लिहाज से ज्यादा मुफीद होगी। और हम एक बार बात करेंगे कि 1930 में जिन मुद्दों को पेरियार द्रविड़ राजनीति को लेकर के आए थे, यानी कि कम से कम 90 वर्ष पहले, वो आज वो फिर एक बार चाहते हैं कि उनकी चुनावी जुगाली हो, लोगों के जहन में वो उतरे और उसके सहारे वो चुनावी वैतरणी पार कर सके। लेकिन ये क्या सच हो पाएगा? क्या एआईएडीएमके और जो बीजेपी का जो अलायंस है उसकी वो जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हमलावर है, वो जिन मुद्दों के ऊपर पकड़ कर लेकर आ रहा है, वो जिस तरह से समीकरण पर दोबारा आते हैं, निखिल आते हैं उस पर बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसका जवाब शायद सीधे तौर पर सरकार के पास नहीं होगा। तो ये किसके मुद्दे जनता के दिल में उतरते हैं, ये देखने की बात। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूं, उन चीजों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपने एक पहलू उठाया सनातन को लेकर के जो घिरा हुआ है डीएमके, जिस तरह डीएमके पार्टी घिरी हुई है स्टालिन सरकार। विनोद जी, कार्तिकेय दीपम वो वाला विवाद से लेकर के उदयनिधि स्टालिन के बयान और बाकी भी नेताओं के बयान, ये इस बार के चुनाव में ये आपको क्या मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु के लोगों के बीच? क्योंकि ये सारी चीजें लोगों ने डीएमके सरकार के दौरान होती हुई देखी हैं और ये मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। लोगों के बीच ये मुद्दा बन रहा है क्या? लाल जी देखिए, ये यहाँ पे अभी जो 3 के पार्टीज ये है, कम से कम आप कह सकते हैं कि डीएमके अलायंस, एआईडीएमके, बीजेपी, एनडीए अलायंस और टीवीके का, ये तीनों अलायंस का आप देखेंगे कि यहाँ जबरदस्त चुनाव प्रचार है। और जबरदस्त चुनाव प्रचार के साथ आप देख सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन पार्टी आगे है और कौन पार्टी पीछे है। पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो ये कांटे की टक्कर जब आप कहते हैं तो यहाँ लगभग कांटे की टक्कर का पोजीशन आपको यहाँ लोग कहते सुने मिलेंगे जो राजनीतिक पंडित हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि ये गुना भाग करके जानते हैं, डीएमके को इस बात का एहसास है कि कांटे की टक्कर में उनको किस मुद्दे पे आगे में बढ़ने से एंटी इनकम्बेंसी का जो लोड है वो लोड थोड़ा कम होगा। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में जयललिता को छोड़कर किसी को भी अभी तक रिपीट नहीं मिला है। जयललिता ही 2016 में आप उनकी पार्टी एडीएमके को रिपीट मिला था और वो चुनाव जीत के आई थी, उनकी पार्टी जीत के आई थी। तो ये बात इनको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर होता है।
तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर होता है। इसके लिए उन्होंने एक तुरुप का पत्ता दिया है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये पत्ता उनका जो है, इसमें सेंटर वर्सेस जो आप राज्य की बात करते हैं तो वही दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु लाया है। दिल्ली का जो कम से कम मोदी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट लोगों के सामने में है जी। चाहे इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव में देखिए, या फिर आप एयर एविएशन के रूप में देखिए, या मछुआरों को लेके पीएम का ये देख लीजिए, या गरीबों के लिए आवास योजना का देख लीजिए, या फिर उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जनधन स्कीम है उसको देख लीजिए। तो ये एक तरह से अगर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब ये दावा करते हैं कि 25 करोड़ गरीब के लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, तो मुझे लगता है उसमें मैक्सिमम आबादी तमिलनाडु की है। आज अगर तमिलनाडु का सोशियो इकोनॉमिक फॉर्म को आप देखेंगे तो यहाँ मिडिल क्लास की आबादी बड़ी है, अपर क्लास और लोअर क्लास का जो है वो संख्या कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो पूरी लड़ाई, पूरी मुद्दे या पूरे एजेंडा जो बनते हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बनता है जी। और मिडिल क्लास के लोगों को एक तरह से फियर कॉन्सेंस से स्टालिन भरना चाहते हैं जब उनको वो हिंदी पोजीशन की बात करते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक रिफरेंस देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रामेश्वरम आए थे एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए। लगभग वो 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस राज्य के मुखिया जो है वो अपना कोई भी फाइल अंग्रेजी में साइन करते हैं, कभी भी तमिल में साइन नहीं करते हैं जी। तो तमिल को लेके अगर उनका इतना ही आग्रह है, तमिल भाषा को लेके इतना ही आग्रह है, तो स्टालिन साहब कभी भी अपना सिग्नेचर तमिल में क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि क्या ये स्टालिन नाम जो है वो क्या ये तमिल नाम है जी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आप लोगों से कहते हुए सुनेंगे। लेकिन इस दौर में मैं एक डेवलपमेंट बताता हूँ जो तमिल संगमम का ये पीएम ने जो शुरू किया था, जिसका अभी 10वां 11वां ये होगा तमिल संगमम का, जो काशी और तमिलनाडु के बीच का जो एक रिश्ता बनाने की बात की है। ये कल्चरल रिलेशंस यहाँ पे काफी मजबूती से यहाँ पे लोगों के दिल को छुआ है जी। यहाँ के नौजवान जब बनारस जाते हैं, वहाँ तमिल की एक अलग चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाई गई है। कोशिश की गई है कि तमिल भाषा ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के सबसे प्राचीन भाषाओं में तमिल भाषा को लेके जिस तरह से दुनिया में एक मजबूत पक्ष रखा है, तमिल भाषा को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आग्रह रखा है, वो इंटेलेक्चुअल्स जो है वो लोग इस बात को बताते हैं कि आजादी के बाद तमिल भाषा को लेके एक बड़ी कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से हुई है। तो मुझे लगता है इन कोशिशों के बीच में स्टालिन की ये कोशिश जो लगातार उनकी पार्टी और तमिलनाडु के सीएम खुद स्टालिन जो बार बार हिंदी विरोध बोल रहे हैं, उनके मन में कहीं ये बात का डर है कि जो ये बात हिंदी विरोध की राजनीति का जो स्वर यहाँ मजबूत था वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। तो शायद डीएमके का अपना जो यूएसपी है पॉलिटिक्स में, उस पे एक बहुत बड़ा बटा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल, अभी आप इतिहास से लेकर जिक्र कर रहे थे कि ये फेवरेट नैरेटिव है डीएमके का, है ना, हिंदी विरोध। जरा संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि जो एनडीए है वो इस नैरेटिव को कैसे काउंटर कर पा रही है। काशी तमिल संगमम का जिक्र विनोद जी ने किया, और वहां ग्राउंड पर कैसे काउंटर कर रही है एनडीए? देखिए, ग्राउंड पर आज भी हमारी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी के एआईएडीएमके के कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि ये साफ तौर पर आम जनता इस बात को समझती है और वो इस बात को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि तमाम नेता ऐसे हैं डीएमके की जिनके सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं और वहां पर अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है। ये तमाम सारे जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये बात हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, जो स्वयं इस बात को जानती है कि वहां तमिल बोलने पर बच्चों को पनिश किया जाता है और अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है। यानी कि ये जो तमिल की जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ जनता के बीच में एक लोक लुभावन बात को एक भावनात्मक मुद्दे के तौर पर सामने लेकर आया जाता है। और ये बात वो कह रहे हैं कि हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी लेकर जाएंगे कि इस सरकार की फेलियर्स क्या रही हैं, और ये भी लेकर जाएंगे कि आखिर
जो तमाम जो चुनावी वादे थे इसके पहले वो उन्होंने नहीं पूरे किए हैं। तो उनका कहना है कि हमारी ये जो सारी बातें हैं ये आम जनता इसको समझ भी रही है, वो उसको देख भी रही है, उसको जानती भी है, और जब चुनाव में वोट पड़ेंगे तो उनके फेवर में पड़ेंगे। फिलहाल जनता इसको कैसे लेती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि ओपिनियन जाहिर तौर पर बटे होते हैं। और जैसा कि विनोद जी ने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग खुलकर बोलते नहीं, चाहे वो तमिलनाडु हो या हिंदुस्तान का कोई कोना हो, वोटर बहुत समझदार है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुखर हैं उन्होंने जरूर ऐसी बात कही है कि ये लड़ाने की बात है, हिंदी और तमिल का कोई मुद्दा नहीं है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जब तीनों भाषाओं की बात हो रही है, बाकी मुद्दों पर बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आज वहां नामांकन का आखिरी दिन भी है और बागी भी इधर उधर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप दोनों बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, दोनों सहयोगी हमारे तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं और आज वहां पर नामांकन का आखिरी दिन है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी दिन है। पहले ये जरा आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद दोनों सहयोगियों से फिर जुड़ेंगे। आखिरी दिन है। राज्य में सड़कों पर सियासी ताकत का प्रदर्शन अपने चरम पर है। 234 सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। सड़कों पर समर्थकों की भीड़ और नारों की गूंज के बीच उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब तक 4000 से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं और शाम तक इस संख्या में और इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच माना जा रहा है, लेकिन टीवी के समेत छोटे दलों का जोश भी किसी से कम नहीं दिख रहा। भीड़ के लिहाज से देखें तो छोटे दल भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी मजबूत दिखा रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। डीएमके गठबंधन करीब 20 दलों के साथ चुनावी मैदान में है और 2016 जैसी गलती दोहराने से बचना चाहता है। वहीं एनडीए खेमे में एआईएडीएमके और भाजपा के साथ कई छोटे दल सक्रिय भूमिका में हैं। पीएमके, सीवीके, एमडीएमके, एनटीके और डीएमडीके जैसे क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत के साथ चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। कुछ दल डीएमके के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ एनडीए के साथ चुनावी मैदान में हैं। We want change of the government and people are not safe, women are not safe, high anti-incumbency, corruption charges are there on more than 11 ministers. Dynasty politics, father, son, grandson, son-in-law, daughter, and it has become a family politics in Tamil Nadu. So they are not concentrating on the people, they are concentrating on their families, only minting money, not concentrating on the welfare of the people. स्टालिन के सामने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है, तो वहीं ईपीएस भी बटी हुई एआईएडीएमके को एकजुट कर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। ऐसे में छोटे दल और बागी उम्मीदवार चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं। एक अच्छा लीडर जो एजुकेटेड हो और समझे कि जनता को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं और करप्शन ना हो, ऐसा लीडर देख के मैं वोट करना चाहूँगी। अगर मेरा फर्स्ट टाइम बोला जाए तो मैं फर्स्ट टाइम यही सोच रही हूँ एज बीइंग अ जेन ज़ी, एज बीइंग अ न्यू वोटर, कि जो भी पार्टी को हम वोट करने जाए वो हमारे मुद्दों को उठाए। फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और करप्शन कम करे, हमारे लिए और एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए जो हमारे बेनिफिट में हो। हम ऐसे ही लीडर चाहेंगे जो कि एजुकेटेड हो। हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तमिल, हिंदी, इंग्लिश। तो जो लीडर है उनको भी तो आनी चाहिए, वो तो अपनी ओन लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। जो भी लीडर आए तो वो पहले गर्ल्स सेफ्टी के लिए मुद्दा उठाए, बाकी सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सब। अगर गर्ल्स सेफ रहेंगे तो फिर बाद में सही होगा। एक्चुअली जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए वो देख नहीं रहा है गर्ल्स सेफ्टी के बारे में। फिलहाल नामांकन के आखिरी दिन ये तो साफ है कि मुकाबला बेहद कांटे का रहने वाला है। तो नामांकन का आखिरी दिन है और इसी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने भी। देखिए उनकी रिपोर्ट।
तमिलनाडु के चुनावों में नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है और इस तरह की जो भीड़ आप देख पा रहे हैं बाजे गाजे और ढोल ताशों के साथ में, पार्टी के झंडे के साथ में, ये आज तमाम तहसील मुख्यालयों पर, कलेक्ट्रेट्स पर खास तौर पर देखी जा सकती है। और दोनों ही पक्ष, चाहे वो AIADMK और बीजेपी का पक्ष हो या फिर DMK का गठबंधन हो, वो दोनों ही पक्ष यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि वो अलग अलग तहसीलों पर, अलग अलग कलेक्ट्रेट्स पे नॉमिनेशन फाइल कर दे रहे हैं। आज 3 बजे तक का वक्त है ये, और इसके साथ ही साथ TVK के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आज अपने नॉमिनेशन फाइल कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात और खास है कि दोनों ही पक्षों ने, चाहे वो DMK हो या फिर AIADMK हो, दोनों ने छोटे छोटे दलों को खूब तरजीह दी है और इसमें उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सारे जो संतुलन है उसको सेट किया जाए। और ऐसे में आज बहुत छूटे हुए कैंडिडेट्स जिनको लास्ट मिनट पर फाइनल किया गया है, वो भी आज अंतिम दिन में नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात और भी गौर करने की है कि वो भी सारे कैंडिडेट्स जिनको आशा थी इन दलों से टिकट मिलने की, उनको टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में आज बहुत सारे बागी वो भी आज यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उनकी बगावत आखिर किस करवट जाएगी ये भी देखने की बात होगी, लेकिन आज नॉमिनेशन फाइल होंगे और आज के बाद ये जो चुनाव है ये सेट हो रहा है कि कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन सुनील के साथ में निखिल सिंह, DD न्यूज, चेन्नई। रिपोर्ट आपने देखी, ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं तमिलनाडु के चुनावी समीकरण की। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए। विनोद जी, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि बागी भी हैं। ये बागी वाला जो फैक्टर है ये किस पर ज्यादा भारी पड़ सकता है विनोद जी? सत्ताधारी DMK पर या फिर जो दूसरा धड़ा AIADMK NDA का जो धड़ा है उधर ये ज्यादा है? वहां पर क्या लग रहा है किसकी तरफ बागी वाला फैक्टर सबसे ज्यादा है? लगता है फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है तमिलनाडु में। जैसा कि हमने बताया कि आज आखिरी दिन है नामांकन का और बागी वाला भी एक फैक्टर है जिससे DMK सत्ताधारी हो, DMK का गठबंधन या फिर जो प्रमुख विपक्षी गठबंधन NDA है वहां पर वो भी बागियों की वजह से परेशानी में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां कहीं भी सभी राज्यों में लगभग ये फैक्टर होता है, लेकिन तमिलनाडु में ये फैक्टर कितना बड़ा है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि तमिलनाडु में चाहे DMK का धड़ा हो या फिर AIADMK का, ये कितना बड़ा फैक्टर है। आगे चलकर हम लोग इस पर बात करते रहेंगे और तमिलनाडु की जो राजनीति है उससे जुड़ी और वहां से चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसी के लिए विशेष रूप से हमारे 2 सहयोगी भी वहां पर और भी सहयोगी वहां पर हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। और हमारे 2 सहयोगी विनोद मिश्रा जी जो कि सलाहकार संपादक हैं और हमारे सहयोगी निखिल सिंह वहां पर हैं, उनकी रिपोर्ट लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।